हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नावल अनाड़ी की एक और न्यू एपिसोड शुरू करने वाले हैं। शुरू करते हैं नावल अनाड़ी। पंखे बंद हो जाने के बाद सोना फाल हो जाता है, मगर इसके साथ ही बाहर कुछ शोर हुआ। पहले किसी ने दरवाजे पर पत्थर मारा। पत्थर यकीनन बड़ा होगा कि रात की खामोशी में इसकी आवाज़ बम के धमाके की तरह महसूस हुई। हम सब एक साथ खड़े उठ बैठे। मैंने गार्ड को अंदर से चिल्लाते सुना। वो बड़ा फाटक खोलने से इनकार कर रहा था। फ़ारूक ने कहा, इस वक्त कौन आ गया। मेरे कुछ बोलने से कबल ही दरवाजे पर मुसलसल धमाके होने लगे। इस पर बड़े बड़े पत्थर मारे जा रहे थे, या फिर सरिये और डंडे, मगर ये दरवाजे ऐसे टूटने वाले नहीं था। राजा ने कहा, मैं जनरेटर चलाता हूँ। मैं और फ़ारूक रिवाल्वर लेकर इसके साथ ही बाहर निकले। शोर ने फरियाल और शहनाज की नींद भी उड़ा दी। वो बदहवास तो नहीं थी, लेकिन खौफजदा होकर बाहर आ गई थी। रफ़ीक भाई, ये क्या हो रहा है, शहनाज ने पूछा। फरियाल ने कहा, ये कौन लोग हैं, दरवाज़ा तोड़ के अंदर आना चाहते हैं। फ़ारूक की बेवकूफ़ी, इसने वो बात मुँह से कह दी कि वो जो मेरे और राजा के दिल में सबसे पहले आई थी। ऐसे ज़बरदस्ती करने वाले तो डाकू ही हो सकते हैं। इन दोनों ने कोर्स में चीख मारी, डाकू। अचानक बाहर से फायरिंग होने लगी। फिर मुझे भी शक न रहा कि आधी रात के बाद हमला करने वाले डाकू ही हो सकते हैं। ये सोचने का वक्त ही ना था कि इन तक हवेली में 3.5 करोड़ मौजूद होने की खबर कैसे पहुंची। मैंने चिल्ला के गार्ड को हुक्म दिया कि वो गेट से हट के ऊपर चला जाए। एक गार्ड ज़्यादा अक्लमंद साबित हुआ। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही वो छत पर चला गया और इसने वहाँ से हमला आवरों को निशाना बनाने की कोशिश की। इस हंगामा आराई की वजह से सर्वेंट क्वार्टर में भी खौफ व हरास फैल गया। गेट तोड़ने की कोशिश अब भी जारी थी, लेकिन ये साफ महसूस होता था कि जवाबी हमले ने हमला आवरों को पसपा होने पर मजबूर कर दिया था। राजा अभी तक जनरेटर स्टार्ट करने की कोशिश में नाकाम था। मैंने फ़ारूक से कहा, तुम गाड़ियों को स्टार्ट करके हेडलाइट्स ऑन रखो, गाड़ियों का रुख बदल के लाइट फैला दो। मैं चाबियाँ लाता हूँ। फ़ारूक अंदर लपका। मैं टॉर्च लेकर ऊपर जा रहा था कि फरियाल सामने आ गई। तुम जा रहे हो? मैंने कहा, ऊपर। तुम जाओ सर्वेंट क्वार्टर की तरफ, औरतों बच्चों को खामोश कराओ। इसने साफ इनकार कर दिया। मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। शहनाज ने कहा, रफ़ीक भाई मैं जाती हूँ उधर, लेकिन इतनी देर में हमला आवर पसपाई इख्तियार कर चुके थे। फायरिंग की शिद्दत में कमी आ गई थी और आवाज़ें भी दूर से आने लगी थी। असल ख़राबी ये हुई कि राजा की इंतहाई कोशिश के बावजूद जनरेटर स्टार्ट नहीं हुआ। हमारे पास इब्तदाई से जनरेटर आ गए थे। पहले हमारा ख्याल था कि इनमें से एक को स्टैंड बाई पर रखेंगे, लेकिन बाद में राजा ने इसे ट्यूबवेल चलाने पर लगा दिया। इससे ट्यूबवेल तो नहीं चला, इसकी मोटर बड़ी थी, जनरेटर जल गया। अब एक जनरेटर था, वो हवेली के अंदर बाहरी के लाइटों का सारा लोड बर्दाश्त कर रहा था, मगर सर्च लाइट्स इससे नहीं जलाई जा सकती थी। इसमें सर्किट ब्रेकर का खुदकार सिस्टम था। ज़्यादा लोड पर वो स्टार्ट ही नहीं होता था। इस वक्त वो राजा के बस की बात नहीं थी कि वो सर्च लाइट्स का कनेक्शन अलग करे। जब तक ये हुआ, डाकू फरार हो चुके थे। फ़ारूक ने इससे पहले तीनों गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन करके इन्हें ऐसे जाविये पर खड़ा कर दिया था कि हवेली के अंदर का हिस्सा मुकम्मल तारीकी में नहीं रहा था। मैंने गार्ड से कहा कि वो अपनी अपनी जगह ड्यूटी पर चले जाएं। फिर मैंने फाटक खोलने का हुक्म दिया। बाहर मुकम्मल खामोशी इस बात का सबूत थी कि डाकू नाकाम लौट गए थे। राजा ने कहा, यार जल्दी क्या है, सुबह होने दे। फरियाल ने इसकी तायद की, क्या पता वो जंगल में छुपे बैठे हों, गेट खुलते ही फिर आ जाएं। हमें इनका पीछा करना चाहिए। मैंने कहा, कोई ज़रूरत नहीं ऐसी बहादुरी दिखाने की, फरियाल बोली। राजा ने कहा, अभी कुछ देर में लाइट आ जाएगी तो सर्च लाइट्स रोशन हो जाएंगी, फिर देख लेंगे। रात के बाकी हिस्से में सोने की कोशिश करना ही लाहासिल था। रोशनी फैलने तक 2.5 घंटे सब ने जाग के गुजारे। अपने अपने तौर पर सब ने डाकुओं के हमले को मुखबरी का नतीजा करार दिया। इस ख्याल पर सबका इत्तेफाक था कि डाकू तक इन्फॉर्मेशन बराह रास्त सोना ख़रीदने वालों ने नहीं पहुंचाई तो इनकी बेहतियाती से पहुंची। इन्होंने ज़माने भर में इस सौदे का चर्चा किया और किसी न किसी के वसीले से डाकू को पता चल गया। आम ख्याल ये था कि चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातें सिर्फ पुलिस की नाकामी नहीं, ऐसा इनके ताउन से हो रहा है। वो तमाम वारदातों में हिस्सेदार बनते हैं और जुर्म करने वालों को खुला लाइसेंस देते हैं कि पब्लिक के साथ जो चाहो करो। सयां भैया कोतवाल अब डर का है। चुनाचे जुए सिट्टे के सारे अड्डे, मनशियात का धंधा, जगह, टैक्स और भत्ता माफिया सब बराह रास्त पुलिस की सरपरस्ती का शाखसाना है। राजा हम सबसे ज़्यादा बखबर था क्योंकि वो क्राइम रिपोर्टर था। अब तो ऐसी खबरें भी मिलती हैं कि पुलिस वाले बराह रास्त किसी वारदात में शरीक थे। कहा यह जाता है कि मुजरिमों ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। हर गली मोहल्ले में बिल्कुल बेज़रर नज़र आने वाले लोग पुलिस के मुखबिर हैं। घरों के अंदर काम करने वाली माथियाँ और दूसरे मुलाजिम इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं। मैंने कहा, इनके लिए घर का बेदी ही इस्तिलाह बहुत पहले बन गई थी। शहनाज ने कहा, राजा ये सब हमें भी मालूम है, तुम कुछ कर सकते हो तो पता करो ये किसकी हरकत है। क्या मतलब, अभी निकल जाऊँ सुराग रसी करने? ये तो मैंने नहीं कहा, मगर गलती से तुमसे भी हुई। शहनाज बोली, तुम ही इन सेठों को लाए थे जो ज़रा भी काबिल एतमाद नहीं थे। ला हौल वला कुव्वत, तुम क्या समझती हो, खुद इन्होंने डाकुओं को भेजा है। फिर तो मुझे भी कहा जा सकता है कि मैं इनसे मिल गया हूँ। राजा बिगड़ के बोला, ऐसी बातें करके तुम बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। राजा की खौफकी बढ़ गई। शहनाज मेरे बाप दादा सुनार नहीं थे। मैंने इनका इंतखाब सिर्फ इनकी नेक नामी पर किया था, इसलिए कि मुझसे कहा गया था कि कोई और कर लेता ये काम। मतलब ये कि तुम कुछ नहीं करोगे, इनसे पूछोगे भी नहीं। शहनाज सवालिया अंदाज में बोली। राजा ने हाथ जोड़े। खुदा के वास्ते शहनाज, बिलावजह मेरे पीछे मत पड़ जाया करो। मैं पूछूंगा कि इन्होंने किसके सामने बात की थी। यहाँ तो ऐसा ही होता है, बैंक से कोई बड़ी रकम लेकर निकले तो डाकू पीछे लग जाते हैं। बैंक का कोई बंदा इन्हें मुतला कर देता है, इसलिए अब बैंकों के
मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। कोई गाड़ी बेचे या मकान का सौदा करे, ब्रोकर से इतला लौटने वालों तक पहुंचने का डर रहता है। शहनाज ने कहा, तुम्हारे पुलिस में इतने मुनासिब हैं, आखिर यार कुछ अक्ल से काम लो। मैं क्या करूं? पुलिस के महकमे को इस वारदात के पीछे लगा दूं जो हुई ही नहीं। मैंने इन्हें मज़ीद लड़ने से रोका। ज़्यादती शहनाज की थी, जो राजा को डांट डपट करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। आमतौर पर मर्द ऐसी औरतों से भागते हैं। राजा का अजीब केस था। वो गिला भी करता था कि शहनाज महबूबा नहीं, अम्मा है मेरी। हर वक्त मेरे इखलाक व किरदार को सुधारने के लिए लेक्चर देती रहती है। लेकिन दूसरी तरफ राजा को इश्क था तो सिर्फ एक शहनाज थे। मोहब्बत वो करता ही रहता था, जो 2-4 महीने सच्ची रहती थी। अभी अंदर हमें सुबह का उजाला फैलने का एहसास भी नहीं हुआ था कि एक गार्ड ने इतला दी, सर बाहर एक बंदा मरा पड़ा है और एक कुत्ता भी। मैंने ऊपर से देखा। हम सब के लिए एक सनसनीखेज इतला थी। मैंने बाहर आके गेट खुलवाया, फिर हम मुसल्ला होकर जीप में बाहर निकले। रात ख़त्म हो गई थी, लेकिन अभी जंगल गहरे धुंध लके में डूबा हुआ था। गाड़ी फ़ारूक ड्राइव कर रहा था। मैं गार्ड और राजा बड़ी मुस्तैदी से चारों तरफ नज़र रखे बैठे थे। किसी तरफ खफीफ सी भी मुश्तबह हरकत नज़र आती तो हम बेदरीक फायर कर देते। जिस शख्स को मुर्दा फ़र्ज कर लिया था वो ज़ख्मी था। किसी गार्ड ने गोली इसके पेट में लगी थी। गोली ने दिल जिगर को नुकसान पहुँचाया होता तो वो इतनी देर में मर चुका होता। इसका खून बहुत बह चुका था और इसकी हालत ख़राब थी। हमने इसे जीप में डाला और शहनाज के पास भेज दिया। इस वक्त वही इसकी जान बचाने की कुछ कोशिश कर सकती थी। कानूनी चक्कर में पड़े तो पहले वारदात की रिपोर्ट लिखवाते, फिर इसे किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते जहां कोई मेडिकल लीगल अफसर होता। इस शख्स को देखते ही डाकुओं के हमले का नज़रिया आसकुत बातिल हो गया था। इसका सर गंजा था और वह सिर्फ खाकी रंग की निकर में मलबूस था। इसके पैरों की खाल फटी हुई थी और इसके जवां मगर फाका ज़िदम जिस्म पर मंदमेल हो जाने वाले ज़ख्मों के कई निशान थे। पुराना रजबली जताल का गुलाम था। इसका यह हुलिया ही इसकी पहचान थी। कुत्ते की लाश देखकर मुझे एक शौक लगा। वो शिकारी कुत्ता था। इस जैसे 2 कुत्तों की हलाकत का सदमा राना पहले उठा चुका था, ये तीसरा था। शायद ज़ख्मी हालत में मिलने वाला इसी कुत्ते का रखवाला बल्कि खिदमतगार था। वो कुत्ते के साथ नंगे पाँव दौड़ता आया होगा। कुत्ते की जंजीर इसके कमर के गिर्द लिपटी हुई होगी, चमड़े की बेल्ट से मुंसलिक होगी। वो बेल्ट अब भी इसके निकर के ऊपर वाले हिस्से पर मौजूद थी। यहाँ आके इसने कुत्ते को आज़ाद किया होगा और इसी वक्त ऊपर से आने वाले किसी गार्ड की एक गोली ने खादिम को निशाना बनाया तो दूसरी गोली ने मखदूम को। नाकाम लश्कर जाते वक्त अपने ज़ख्मी लाश से उठा ना सका। ज़्यादा हैरानी मुझे इस बात पर थी कि अगर हमलावर कुत्तों के साथ आए थे, जैसा कि इनका मामूल बनता जा रहा था, तो मुझे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी। जब वो भौंकते कराते आते तो इनके पीछे मोटरसाइकिलों पर राना के ख़ास आदमी भी आते थे। वो मुसल्ला होते थे और जायज़ा लेते थे कि हवेली के अंदर घुसकर अपने शिकार को दबोचने के लिए हालात किस हद तक मुवाफिक हैं। सख्त हिफाजती इंतज़ामात के बाद अब तक इनको मौका नहीं मिला था। यकीनन राना ने इस पर जुंझलाहट और बरहमी का इजहार किया होगा कि ऐसे कब तक चक्कर लगाओगे, रोज़ जाते हो और शक्ल दिखा के आ जाते हो। आज आधी रात के बाद एक नए प्लान के मुताबिक हमला किया गया था। वो मरने मारने के इरादे से आए थे। अगर इन्हें दरवाज़ा खुला मिलता तो वो गार्ड्स को निशाना बना के सीधे अंदर आते। इनकी राह में जो आता मारा जाता और वो सर्वेंट क्वार्टर्स तक पहुंच जाते जहां कासू अपनी बीवी और बच्चे के साथ मौजूद था। वो कासू को उठा के ले जाते, लेकिन फाटक जो हमेशा खुला रहता था और शायद 100 साल से खुला पड़ा था, एक दिन पहले ही बंद हुआ था। इसके भारी पट कूड़े क्रिकेट और दानों की तरफ कूड़े क्रिकेट और दोनों तरफ जमा हो जाने वाली मिट्टी में फंसे हुए थे और इसके कब्जे जाम थे। फ़ारूक ने अपनी निगरानी में सारा काम कराया था और पट बंद करा दिए थे। अब गार्ड इन्हें आसानी से खोल भी सकता था। हमलावर इसे खुलवाने में भी नाकाम रहे थे और तोड़ने में भी। अगर इन्हें इल्म होता कि हवेली में दाखिले का रास्ता यूँ बंद मिलेगा तो शायद वो अपने साथ बेल्डोज़र भी ले आते जो फाटक को गिरा देता। इसी तरह अंदर आने के दूसरे तमाम रास्ते जो दीवारों में शिगाफ डाल के शॉर्टकट इख्तियार करने के लिए बनाए गए थे, बंद हो चुके थे। मज़ीद ये कि पीछे और सामने मुसल्ला गार्ड तयन कर दिए गए थे। सर्च लाइट्स का सद्देबाब तो इन्होंने यूँ किया होगा कि बिजली के तार काट के सप्लाई रोक दी होगी, लेकिन गार्ड्स की जवाबी फायरिंग के लिए वो तैयार न थे। ये तमाम ख्यालात चंद मिनट की पैदावार थी। ख़ुद दर्जा कार जहन भी इनसे मुख्तलिफ नताइज अखज़ नहीं कर सकता था। इसने कहा कि एक हमने कुत्ते के भौंकने की आवाज़ क्यों नहीं सुनी। मैंने नीचे उतर के कुत्ते पर टार्च की रोशनी डाली तो राजा के सवाल का जवाब मिल गया। इसके मुंह पर जाली है, तारों की बनी हुई। राजा ने झुक कर देखा। ओ माय गॉड, इनका प्लान खामोशी से कुत्ते को अंदर लाने का था। अगर इन्हें पिछली तरफ से रास्ता मिल जाता तो कुत्ता इन्हें सीधा कासू की कोठरी में ले जाता। जब इधर से रास्ता बंद मिला तो वो गेट की तरफ आए। राजा ने अफसोस से सर हिलाया। कितने दुख और शर्म की बात है। राना एक मामूली हैसियत के ग़ुलाम की खातिर ये कीना परवरी कर रहा है। वो भूल नहीं सकता कि ग़ुलाम ने बगावत की है और इसकी कैसे भाग गया है। वो कैसे भूले। मैंने कहा राना के बनाए हुए निज़ाम में ये मुमकिन नहीं। अगर वो नाफरमानों और बागियों के ऐसी इबरतनाक सज़ा ना दे तो दूसरे ग़ुलाम भी इसके नक्शे कदम पर चलने का सोचें। अपनी हाकमियत बरकरार रखने के लिए ग़ुलाम के लिए माफ़ी नहीं होनी चाहिए, रियायत नहीं होनी चाहिए। मगर ये बड़ी तशवीश की बात है कि आखिर हम कब तक बचाएँगे कासू को। राजा मुतफ़क्किर हो गया। हम इसे राना के हवाले भी नहीं कर सकते। ख़ुद राना कुरान के हाथ में हलफ लेके उठाए कि कासू को माफ़ कर देगा। मैंने कहा क्या हम पुलिस को बताएं? हम कासू को गायब तो कर सकते हैं, कहीं भेज सकते हैं जहाँ राना के कुत्तों की रसाई ना हो। मैंने कहा इस मसले का और कोई हल नहीं। अब
धूप चढ़ गई थी। वापस अंदर जाके मैंने एक गार्ड को भेज के कुत्ते की लाश मंगवाई। वो इसे रस्सी से बांध के घसीटता हुआ लाया और सहन में डाल दिया। इस अरसे में ये खबर आम हो गई कि रात हमले करने वाले डाकू नहीं थे, राना के आदमी थे। कासू ने कुत्ते को देखा तो कांपने लगा। इसकी बीवी ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और रोने लगी। ये वही कुत्ता है नवाब साहब। मेरे जहन को झटका सा लगा। वही, यानी जिसको तुम्हारे बच्चे का खून चटाया गया था। इसने इकरार में सर हिलाया। ये अंदर आ जाता तो मेरे बच्चे को खा जाता या मुंह में दबोच के ले जाता। मैं पहचानती हूँ इस जानवर को। मैंने इसे तसल्ली दी। चलो अब ये ख़तरा तो नहीं रहा, तुम्हारा बच्चा महफूज रहेगा, कोई कुत्ता इसे खाने नहीं लपकेगा। खला में घूरने वाले कासू ने कहा, ख़तरा मेरे होते ख़त्म नहीं हो सकता नवाब साहब। अगर आज ये जानवर मेरे बच्चे को खा जाता तो क्या होता, या कल अगर दूसरा कुत्ता मेरी बीवी को खाने आ गया तो क्या होगा। मैंने कहा, कासू हौसला रखो, मेरे बीवी बच्चों की ज़िंदगी मेरी वजह से महफूज नहीं। मेरे जैसे शोहर और मेरे जैसे बाप से ज़्यादा खुदगर्ज और कमीना कोई नहीं हो सकता। अपनी ज़िंदगी के लिए मैंने इन दोनों की ज़िंदगी को दाव पर लगा दिया है। नहीं नवाब साहब, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ख़ुद को राना के हवाले कर दूँगा। राजा ने इसे डांटा। बेवकूफ़ी की बात मत करो। ये सब पहले क्यों नहीं सोचा था? हिम्मत नहीं थी तो ऐसा कदम ही क्यों उठाया था? अब हमने तुम्हारे लिए राना की दुश्मनी मोल ली है तो तुम पीठ दिखा रहे हो। राजा साहब, मैंने गलती की थी, मेरी वजह से आप ही मुसीबत में पड़े। मैं राना के पास चला जाऊंगा तो इसकी बीवी ने चीख मारी, वो तुझे दफन कर देगा, इस कुत्ते के साथ कर दे। मेरी ज़िंदगी क्या है? नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी मुझे। तेरी ज़िंदगी मुझे चाहिए, इस बच्चे को चाहिए। कासू की बीवी धाड़ी मार मार के रोने लगी। मेरी ज़िंदगी तेरी मौत है पागल, इस बच्चे की मौत है। बकवास मत कर। तू मुझे बेवा करना चाहता है, इस बच्चे को यतीम करना चाहता है कमीने। वो चिल्लाती रही, अकेला क्यों मरना चाहता है? मैंने इन्हें खामोश किया। देखो, हम पर भरोसा रखो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, तुम जाओ सुकून से बैठो। शनाज या फरियाल ने इन वाक़यात का ज़्यादा असर नहीं लिया था। फिर वो अपनी परेशानी ज़ाहिर करके हमारी परेशानी में मज़ीद इजाफा करना नहीं चाहती थी। ज़हनी तौर पर इन्होंने इस हकीकत से पहले ही समझौता कर लिया था कि सदबदाई में इनकी ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं, कांटों का बिस्तर होगी। यहाँ शहर की आसानियाँ नहीं होंगी, मुश्किलात का सामना हर कदम पर होगा और ज़िंदगी एक मुसलसल चैलेंज होगी। फरियाल के लिए लंदन में ज़िंदगी जितनी पुरकैफ थी, इतनी ही सब्र आजमाइश भी रही थी। सुल्तान अपनी मौजूदगी का हर लम्हा एहसास दिलाता था और इसे भूलने नहीं देता था कि बिलाखिर इसको सुल्तान की मलकियत बनना होगा। इसके लिए ये एहसास यहाँ भी था, मगर वो मेरे साथ थी और अपने फ़ैसले में बहुत वाज़िया थी कि वो मार देगी या मर जाएगी, मगर सुल्तान को अपने जिस्म का कब्ज़ा नहीं देगी। इसने तमाम ख़तरात को कबूल कर रखा था। कुछ ऐसी ही कैफियत शहनाज की थी। इसने राजा को यूँ अपनी तहवील में ले रखा था जैसे कोई बेवा औरत इकलौते बेटे से अपने मुस्तकबिल की तमाम उम्मीदों को वाबस्ता करके सिर्फ इसे हासिल ज़िंदगी बना लेती है। इसमें राजा की खुशकिस्मती समझता था कि इसकी हर घड़ी ख्याल रखने वाली शहनाज जैसी मुखलिस, समझदार और बेगरज औरत थी। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती थी कि राजा जैसे लाअबाली और फितरतन बागी शख्स ने इसकी अतात कैसे कबूल कर ली थी। लेकिन तारीख़ में एक नाम एवो ब्रायन का था जो हिटलर के दिलो दिमाग पर हुकूमत करती थी। ऐसा ही किरदार नूरजहाँ का था जिसने जहांगीर को संभाला था, और इससे पहले तारीख़ में क्लोपेट्रा का नाम था जो सीज़र जैसे हुक्मरान पर हाकिम थी। जब राजा ने मुस्तकिल मेरे साथ रहने का फ़ैसला किया तो फिर शहनाज के लिए भी लाहौर में रहना मुमकिन न रहा। वो राजा को कहीं किसी के साथ अलग नहीं छोड़ सकती थी और ना खुद इसके बगैर रह सकती थी। इसी तरह हम सब सतबदाई की ज़िंदगी इसके तमाम खदशात, ख़तरात और आफात के साथ इख्तियार कर चुके थे और हमने डरना, फ़िक्र करना छोड़ दिया था। रंज का खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है, रंज गालिब ने ठीक कहा था। नाश्ते के दौरान मैं राजा की शहनाज से लड़ाई जारी रही। राजा ने कहा, तुम कब ये समझना छोड़ोगी कि दुनिया का सबसे गैर जिम्मेदार, बेवकूफ़ और नाकारा शख्स मैं हूँ? शहनाज ने कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। कहने की क्या ज़रूरत है? तुम अपने रवैये से साबित करती रहती हो। तुम तो डॉक्टर हो, मेरे सर का ऑपरेशन करके चेक कर लो, इसमें बोसा है या कुछ अकल भी है। ओह, ऐसी क्या बात होगी? आखिर शहनाज खफ्त में बोली। आखिर कैसे फ़र्ज़ कर लिया तुमने कि जिन सोने ख़रीदारों में इंतखाब किया था वो डाकू से मिले हुए थे? डाकू तो आए ही नहीं थे, राजा बोला। मैंने तो सिर्फ इम्कान की तरफ इशारा किया था। वाह, क्या खूब इशारा था। आपने कसूरवार बना दिया था मुझे कि मैंने ऐसे लोगों को बुलाया था जो काबिल एतमाद नहीं थे, तहकीक नहीं की थी, इनकी नेक नामी और ख़ानदानी साख के बारे में झूठ बोला था। मैंने कहा, यार क्यों शहनाज के पीछे पड़ गया है? चल, हो गई इससे गलती होगी तो कहे सॉरी। शहनाज ने कहा, अच्छा भाई, आई एम सॉरी, और नाश्ते की मेज़ से उठ के अंदर चली गई। राजा इसके पीछे लपका। क्या मुसीबत है, अब मुझे सॉरी कहना पड़ेगा? इस दौरान में मेरा जहन कासू के मसले में उलझा रहा। नज़र आता था कि कासू पर राना की दहशत तारी है। इसकी बीवी बाहिम्मत थी कि इसे निकाल लाई थी। कासू का हौसला राना की कमीना परवरी के मुसलसल मुजाहरे से पस्त होता जा रहा था। इस मसले का एक हल तो यही था कि कासू को कहीं भेज दिया जाए, लेकिन सवाल ये भी था कि कहाँ। राना के जारहाना तर्ज अमल पर मुझे भी तैश आने लगा था। कासू अगर पहले इसका ग़ुलाम था तो अब मेरा मुलाजिम था, मेरी तहवील और पनाह में था। ना मेरे पास आके कासू ने कोई जुर्म किया था और ना इसे सहारा फराहम करके मैंने। एक इंसान की हैसियत से कासू को यह हक हासिल था कि जहाँ चाहे रहे, लेकिन राना की नज़र में ये जुर्म था।
ये इस जुर्म की सज़ा वो मुझे भी दे रहा था कि इसके कारिंदे और वहशी कुत्ते सत बदाई का तवाफ़ करते हवेली में रहने वालों को हरासा कर रहे थे। ये मेरे नज़दीक इश्तियाल अंगेज़ी थी और इसका जवाब न देना खुद अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करने के मुतरादिफ था। इन सब हालात को जहन में रख के मैंने एक फ़ैसला किया। इस फ़ैसले का ऐलान मैं पहले से कर देता तो मुखालफत में बहस छिड़ जाती। जब 3 करोड़ की रकम बैंक में रखवाने के लिए मैं लाहौर जाने लगा तो मैंने राजा को भी साथ ले लिया। हम दोनों पीछे बैठे और रकम के सूटकेस हमारे दरमियान पर रहे। ड्राइविंग अकबर खान ने की और इसके साथ एक मुसल्ला गार्ड। चारों को मुसल्ला होने की हिफाजती ज़रूरत थी। सत बदाई का पुल क्रॉस करने के बाद मैंने राजा को अपने अज़ाइम से आगाह कर दिया। मैं राजा अबली जताल से मिलना चाहता हूँ, अभी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए, उसे वार्निंग देने के लिए। अगर हमने ऐसा ना किया तो इससे गलत फहमी हो जाएगी कि हम डर गए। हमने इसकी बालादस्ती को कबूल कर लिया और वो अपनी बदमाशी जारी रख सकता है। राजा ने सर हिलाया। ठीक कहा तूने, इसे रोका ना गया तो इसकी बदमाशी बढ़ती जाएगी। हाँ, कल रात हवेली पर हमला मेरी अथॉरिटी को चैलेंज करने वाली हरकत थी। इसको रोकना ज़रूरी है, वरना अगली मरतबा वो फाटक को तोड़ के यहाँ दीवारें गिरा के घुस आएगा। आखिर वो ख़ुद को समझता क्या है, इलाके की सुपर पावर। हम अमेरिका जैसी सुपर पावर से भी एहतजाज करते हैं कि इसके त्यारे हमारे इलाके में घुस आए या गलती से इनका मिज़ाइल हमारी सरहद के अंदर आ गिरा। लेकिन फ़िके पुत्र, जल्दी की ज़रूरत नहीं। जल्दी की ज़रूरत है महाराजा। देर का मतलब है ये भी लिया जाएगा कि हम मुश्तहिल नहीं हुए, तजब्जुब का शिकार हैं। रात को एक वाक़या पेश आया। सोम पूछने आगे कि ऐसा क्यों हुआ। जब कोई बेइज्जत करने के लिए आपको थप्पड़ मारे तो आप सोचते नहीं, फ़ौरन जवाबी थप्पड़ मार देते हैं। ये फ़ौरी रद्द-ए-अमल आपकी हिम्मत को ज़ाहिर करता है। आप अपने आप को कंट्रोल ही रखता है जो डरता है कि मज़ीद नुकसान ना हो जाए। राजा ने ड्राइवर को गाड़ी के रुख पिंड जताल की तरफ मोड़ने का हुक्म दिया। 20 मिनट बाद हम इस हवेली के गेट पर थे, जहाँ इससे पहले मैं सिर्फ एक बार आया था, और वो भी आधी रात के बाद। दिन के उजाले में ये हवेली इतनी मुतासिर कुन नहीं लग रही थी। ये पुरानी तर्ज की कोठी थी जिसकी वसत देकर हवेली बनाने की बड़ी भूंडी कोशिश की गई थी। इसमें तामीराती हुस्न कहाँ से आता। अब हम 100 गज़ दूर ही थे कि हवेली में खबर हो गई। दरवाज़ा जो पहले खुला हुआ था बंद कर दिया गया। 4 मुसल्लह मुहाफ़िज़ बंदूकों का रुख हमारी तरफ करके खड़े हो गए। इधर उधर मुख्तलिफ काम करने वाले काम छोड़ के यूँ हमारी तरफ मुतवज्जा हो गए जैसे खूनी मुकाबला होगा जिसमें हमारी लाशें गिरेंगी। लेकिन ऐसा ना हुआ। जब तकरीबन 10 गज़ के फासले पर रुकी तो एक मुहाफ़िज़ ने घरा के पूछा, क्यों आए हो यहाँ, क्या काम है। मैंने कहा, तमीज़ से बात करो, जाके बड़े राना साहब को बताओ कि सत बदाई के नवाब रफ़ीक अहमद शराज़ी मुलाकात के लिए आए हैं। मैंने आवाज़ को बारोब बना लिया था और मुहाफ़िज़ के साथ एक हकारत अमेज़ हाकिमाना रवैया अख्तियार किया था। इसकी खातिर ख्वाह असर हुआ। एक मुहाफ़िज़ अंदर गया, बाकी 3 ने बेहतर समझा कि बंदूकें नीचे कर ली जाएँ। हम पर गरूर अंदाज़ लाताल्लुकी के साथ बैठे रहे। मुझे ख्याल आया कि इस वक्फे में हम सिगार या पाइप पीते, इसका भी अच्छा असर पड़ता। अंदर जाने वाला मुहाफ़िज़ तकरीबन 5 मिनट बाद लौटा तो हमारे लिए गेट खोल दिया गया। जीप अंदर गई। अहाते का मंतर वही था। सामने राना के ज़ाती इस्तेमाल वाली लैंड क्रूज़र खड़ी थी। इसके पीछे 2 गाड़ियाँ थीं, एक सफ़ेद रंग की टोयोटा करोला और दूसरी ब्लैक होंडा स्विक। बाएँ तरफ के आखिरी हिस्से में मुलाजमों की ज़ेर इस्तेमाल सुर्ख रंग की मेहरान मौजूद थी। राना रजब अली ने हमें बड़ी रौनक के साथ मेहमान खाने में रिसीव किया। अच्छी बात यह थी कि इसने कम तरफ दुश्मन की तरह हमारे साथ एहानत अमेज़ सलूक नहीं किया। शायद इसे यह ख्याल भी होगा कि मेरे साथ आने वाला एक सहाफ़ी है जो कुछ गलत सलक लिख दे तो इसकी पब्लिक लाइफ के इमेज को नुकसान पहुंच सकता है। चुनांचे मुनाफ़क़त से काम लेना ही सियासत है। इसने खुशदिली से पूछा, क्या पसंद करेंगे जनाब नवाब साहब, चाय या ठंडा। मैंने कहा, राना साहब, खातिर तवाज़ा की बात दोस्ताना माहौल में अच्छी लगती है। मैं सिर्फ पूछने आया था, कल रात तुम्हारे बंदों की जसारत हद से बढ़ गई। पहले वो शिकारी कुत्तों के साथ गेट तक आके लौट जाते थे। कल इन्होंने हवेली में दाखिल होने की कोशिश की। वो दरवाज़ा तोड़ना चाहते थे। वो अय्यारी से मुस्कुराया। अच्छा, मुझे तो पता नहीं। मैंने कहा, अब तो पता चल गया है, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना। राना ने मुझे घूरते हुए पुरमज़ाक अंदाज में मूँछों को ताव दिया। वरना क्या जी। मैंने कहा, वरना हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। वो मुस्कुरा दिया। जवाबी कार्रवाई किस लिए, क्यों। तुम्हारे लिए। तुम्हारे पास यही राइफ़ल, बंदूक, तोप, नए नवाब बने हो ना, ख़ानदानी लोगों की तरह ना गुलाम हैं तुम्हारे पास, ना शिकारी कुत्ते, ना आला नस्ल के घोड़े। राजा ने कहा, ख़ानदानी तवाइफ जितना गरूर चाहे करे, किसी शरीफ और तालीम याफ्ता औरत से बरतर तस्लीम नहीं की जाती। राना का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ, मगर वो टाल गया। अपनी कमज़ोरी को अगर शराफत ना कहे आम आदमी तो क्या कहे। मैंने कहा, जो कुछ आपने किया, मैंने कुछ किया है। वो बोला। मैंने कहा, जो आपके हुक्म पर आपके बंदों ने किया वो संगीन जुर्म है। ज़्यादा बोलने की क्या ज़रूरत है नवाब। वो जारहाना लहजे में बोला, पहले अपने गिरेबान में झांक लो। ये सिलसिला तुमने शुरू किया था। कासू को तुम अगवा करके ले गए थे। मैंने कहा, अगर हम अपने साथ पुलिस को लाते तो ये कासू की हब से बेजाज बरामदगी कहलाती, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा बनता। मुकदमा। वो तलखी से हंसा। आज तक तो किसी माई के लाल की ऐसी जुर्रत हो ही नहीं कि राना के खिलाफ मुकदमा खड़ा करे, और आइंदा भी नहीं होगी। विलायती नवाब, कर लो तुम भी कोशिश। मैंने ज़बत से काम लिया। देखो राना, मैं चाहता हूँ कि तुम असल सूरत हाल को समझ लो और कबूल कर लो। मैं यहाँ तुमसे यहाँ हालात से डर के जाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ रहूँगा, ख्वाह तुम कुछ भी कर लो। तुमको अगर गरूर है अपनी ख़ानदानी जागीर पर
तो वो सिरे पास ज़्यादा है, तो मेरे पास ज़्यादा है। तुम्हारी सियासी असर रसूख है तो मेरे ताल्लुकात का दायरा लंदन और अमेरिका तक है। इसके अलावा मेरे पास दौलत की ताकत है, अक्ल, जहानत और तालीम है। तुम कुएँ के मेंढक हो, मैंने दुनिया देखी है। पुराने वक्तों को भूल जाओ, मैं नए ज़माने का आदमी हूँ। तुम्हारा वक्त गुजर गया, आने वाला ज़माना मेरा है। मालूम नहीं इसने मेरी इतनी लंबी बात क्यों सुन ली। ऐसी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। अगर तुम्हारी बात ख़त्म हो गई तो तुम जा सकते हो। मैंने कहा, इन्हें अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। मुझे तुमसे यह भी कहना था कि महाजराई और दुश्मनी से कुछ हासिल नहीं। अभी वक्त है कि अच्छे हमसाये की तरह रहने के लिए समझौता कर लो। इसने सर हिलाया। बात तो बड़ी सोने की है आपने, मगर इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा नवाब साहब। राजा ने कहा, आप शराइत पेश कर रहे हैं। इसने गौर करके इकरार में सर हिलाया। यही समझ लो, सुलह का मुआहिदा करना है तो शराइत पर तस्लीम करना पड़ेगी। मैंने कहा, आप अपनी शर्त बताएं। तस्लीम करना ना करना मेरी मर्ज़ी। वो उठ के कुछ देर टहलता रहा। पहली शर्त तो यही है, आप हमारे बंदे को अगवा करके ले गए थे, इसे वापस कर दें। मैंने तलखी से कहा, ताकि आप इसे ज़िंदा गाड़ दें। फिर आपने हमारा जो नुकसान किया है आज तक, इसकी तलाफ़ी तो नहीं हो सकती। जुर्माना अदा करो। इसने अपनी बात जारी रखी। मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, ज़रा इसकी तफसील बता दें। वो बोला, 3 नायाब नस्ल के कुत्ते तुमने मार डाले, इनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। हमने बड़ी मेहनत से इनकी तरबियत दी थी। 10 लाख एक कुत्ते को हलाक करने का जुर्माना है। बहुत खूब, और फरमाइए। राजा ने कहा, आखिरी बात, तुम्हारे इलाके में एक साइंस रिसर्च सेंटर चल रहा है, इसे चलने दो। जो ऑफ़र अकबर ख़ान लेकर आया था वो कबूल कर लो। रिसर्च सेंटर की बात पर मैं और राजा एक साथ चूके थे। अकबर ख़ान की बात ने मुझे दम बखूद कर दिया था। मैंने ख़ास कोशिश से गुस्से को काबू में रखा था। शायद मैं इसे अच्छा खासा जलील करता। मुझे राजा ने भी इशारा कर दिया था कि मैं तैश में ना आऊँ। राजा ने कहा, पहली शर्त इंसानियत का तज़ील है। हम किसी इंसान को एक मुर्दा कुत्ते के साथ दफन करने के लिए तुम्हारे हवाले करें। ऐसा इसी सूरत में मुमकिन था जब हमारा ज़मीर ज़िंदा ना होता। फिर ये कितना संगीन जुर्म है। मैंने कहा, दूसरी शर्त हमारी तजलील है। तुम्हारा कुत्ता सिर्फ एक कुत्ता था, गली का कुत्ता भी हम पर हमला करता तो ऐसे ही मारा जाता। इस पर जुर्माना अदा करने का क्या सवाल। अब रही तीसरी और आखिरी बात, तो राना साहब वो जगह मेरी है। इसके इस्तेमाल के लिए आप हदायत देने वाले कौन होते हैं। रिसर्च सेंटर में क्या हो रहा है मुझे मालूम हो चुका है। अब मैं इसे बुलडोज़ ना करूं तो मेरा नाम भी रफ़ीक अहमद नहीं। अकबर ख़ान मेरा मुलाजिम था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मनशियात के कारोबार में मेरा पार्टनर है। तुम इसकी सिफारिश कर रहे हो, इसलिए मुझ पर दबाव डाल रहे हो। राना ने धाड़ के कहा, ओए कोई है, नवाब साहब को बाहर का रास्ता दिखाओ। राना ने धाड़ के कहा, ओए कोई है, नवाब साहब को बाहर का रास्ता दिखाओ। राजा और मैं उठ खड़े हुए। हम अपना रास्ता जानते हैं, राजा बोला। मैंने कहा, अभी वक्त है कि तुम भी सीधे रास्ते पर आ जाओ। हमको राना ने अपनी दानिश में बेआबरू करके निकाला था, मगर हम मुतमईन थे कि हम जो कहना चाहते थे वो हमने कह दिया था। हमें राना की नीयत और अज़ाइम का पता भी चल गया था, और ये भी मालूम हो गया था कि साइंस रिसर्च सेंटर के नाम पर जो मनशियात फ़रोशी का अड्डा चल रहा है, इसमें अकबर ख़ान का एक पार्टनर राना रजब अली जताल भी है। एक आखिरी बात सुन लो मेरी। राना की आवाज़ पीछे से आई। मैं रुक गया। आखिरी क्यों राना साहब, अपनी ज़िंदगी से इतने मायूस हो गए हैं आप अभी से। ज़ुबान बहुत चलती है तुम्हारी, दिमाग भी बहुत चलता है, मगर इधर हुक्म चलता है राना रजब अली का। वो मश्तल होकर बोला, घर आए मेहमान तो हम चल कर जाते हैं इसी लेने, दुश्मन आ जाए तो खुद चल के नहीं जाता। जो कुछ तुम सोच रहे हो और करना चाहते हो राना की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। आप खुदाई का दावा कर रहे हो राना साहब, अल्लाह के आगे आपकी क्या मर्ज़ी। वो बोलता रहा, तुम्हारे जितने मंसूबे हैं ना, इस इलाके की काया पलटने के, सब शेख चिल्ली के ख्वाब हैं। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डैम और कारखाने, ये सब बनाने के लिए तुम्हें राना रजब अली का ताउन दरकार होगा। हम इस इलाके के नुमाइंदे हैं, कई सौ साल से यहाँ हमारी हुकूमत है। लोग तुम्हारी चिकनी चिपड़ी बातों में आने वाले नहीं हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी से तुम्हें परेशानी लाहक हो गई है कि तुम्हारी सीट मुझे मिल जाएगी, लोग मुझे वोट देकर असेंबली में भेज देंगे। फ़िक्र मत करो राना, मैं सियासत को दूर से साथ सलाम करता हूँ, लानत भेजता हूँ इस सियासत पर जिसका यहाँ चलन है, लेकिन बाकी काम ज़रूर होंगे इंशाल्लाह, तुम भी देखोगे। मैंने कहा और बाहर निकल गया। मैंने राना के सामने तहज़ीब और शाइस्तगी के सारे तकाज़ों को बालाए ताक रख दिया था और इसको नीचा दिखाने के लिए खूब बड़ मारी थी। मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ, वो ऐसी ही ज़ुबान में बात करने का और सुनने का आदी था। इसे ये एहसास दिलाना ज़रूरी था कि वक्त की तब्दीली की लहर आती है तो सदियों से कायम फ़रौनियत के हिसार ऐसे ही गिर जाते हैं। इंसानी ग़ुलामी के तारीख दौर को बिलाखिर ख़त्म होना है। अगर इस मकसद के लिए खुदा ने मेरे इंतखाब किया तो वो मुझे रोक नहीं सकेगा। जितनी जल्दी वो इस हकीकत से समझौता कर ले इतना ही इसके हक़ में बेहतर है। राजा भी राना के रवैये से सख्त खफा था। पिंड जताल की हदूद से दूर आने के बाद इसने कहा, मुझे अब एहसास हो रहा है कि यहाँ आके हमने कोई अक्लमंदी नहीं की थी। हाँ, बस एक कोशिश ज़रूर की थी कि शायद हालात में बेहतरी आए, लेकिन ये सदियों की सोच है जिसने राना के दिमाग को जकड़ रखा था। इसे सिर्फ दलाइल से नहीं बदला जा सकता। इस पर कुत्ते के दुम वाली मिसाल सादिक आती है। इसे सीधा करने की कोशिश में सिर्फ वक्त ज़ाया होगा। कुछ देर सोच के राजा ने कहा, अब कुछ करना ही पड़ेगा फ़िके पुत्र। मैंने कहा, आखिर तेरे जहन में क्या है महाराजा। हम कासू का मसला हल नहीं कर सकते मुज़ाकरात से और नाकानून की मदद से। इसका यह हल भी नहीं कि कासू को इतनी दूर भेज दिया जाए जहाँ राना के कुत्तों की रसाई ना हो। जैसे इन लोगों को बाहर भेज दिया जाए जिनको यहाँ तहफ़्फ़ुज़ हासिल ना हो, लेकिन
वो ये तो भाग जाने के मुतरादिफ होगा। मैंने कहा मगर ये आसान तरीका है, राना हाथ मलता रह जाएगा। बस हम कासू का इस्तेमाल करेंगे। ये जो ख़ानदानी बर्तरी के कॉम्प्लेक्स का मरीज़ है ना, इसको ऐसा जलील किया जाएगा कि एक तरफ इसको इज़्ज़त की पुरानी दीवार में शिगाब पड़ेगा, दूसरी तरफ इसे एहसास हो कि हम जो मुमलिकत का चौथा सतून शुमार होते हैं तो ऐसे ही नहीं होते। तो क्या करेगा, कासू को प्रेस के सामने ले जाएगा। राइट, मैं सबको इकट्ठा कर लूँगा और कासू को पेश कर दूँगा। वो अपनी कहानी खुद सुनाएगा, वो भी जो इस पर बीती और वो भी जो दूसरों के साथ हुआ, जिसका वो चश्मदीद गवाह था। मैंने कहा रहने दे, ये बुलंद हांग दावे पहले भी कुछ नहीं हुआ था। क्या कासू ने पहले साफ इनकार नहीं कर दिया था? राजा ने मेरी बात काट दी। अब इसे हमारी बात माननी पड़ेगी। जो मौला के केस में हुआ था इस बार नहीं होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि कासू की कहानी हर अखबार में नुमायां तौर पर तफसील से शाया होगी। मुमकिन है कुछ गैर मारूफ और बदनाम अखबारात के मालिकान और मदीरों को वो ख़रीद ले जिनकी कमाई ज़रिया ही ब्लैकमेलिंग है, लेकिन नेशनल प्रेस में इसके जुल्म तशद्दुद की ये दास्तान ज़रूर शाया होगी। मैंने कहा मगर इससे क्या होगा राजा? कुछ भी नहीं, ऐसी कहानियाँ तो आती ही रहती हैं। निजी मिलें इस तरह कायम हैं, बरोदा फरोश इस तरह बच्चों औरतों का अगवा करके बेच रहे हैं। चंद दिन बयानात आएंगे, शायद 2-4 कालम भी लिखे जाएं, फिर बात ख़त्म हो जाएगी। ये तवक्का करना लाहासिल है कि सदर ममलिकत हमारे मुंतखब वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला इस खबर की इशारत पर कोई हुक्म जारी कर दें कि राना को दर्स इबरत बना दिया जाए। मैं मानता हूँ ये सब पहले नहीं हुआ। कर्ज़े खा जाने वालों के और सरकारी ख़जाने को लूटने वाले बड़े बड़े डाकुओं का सारा कच्चा चट्टा अखबारों ने छापा, मगर कार्रवाई अगर हुई तो सिर्फ सियासी बुनियाद पर, मुखालिफिन के ख़िलाफ़। नैब जैसा इदारा भी यही करता रहा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। वही लोग अब भी लूट मार कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बुराई को बुराई कहना छोड़ दें। एक शिकस्त खुर्दा जहनीत पर समझौता करके ख़राबी को बर्दाश्त करने की आदत डाल लें। मैंने कहा मसला कासू को बचाने का है, इसे इस्तेमाल करने का नहीं। कासू को हम बचा लेंगे। आजकल अदालत उज़्मा आज खुद ऐसे वाक़यात का नोटिस ले रही है। ऐन मुमकिन है इस केस में भी रिपोर्ट तलब करे, वरना मैं ख़ुद कासू की तरफ से अपील दायर करा दूँगा। इसके बाद खुद कानून पर इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़िम्मेदारी आयद हो जाएगी। प्रेस और NGOs के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप है, पेशा वाराना हम आहंगी। हम इनके काज को प्रमोट करते हैं और वो हमारे इश्यूज़ को आगे बढ़ाते हैं। मैं इन्हें भी राना के पीछे लगा दूँगा। एक कुत्ते और एक इंसान को ज़िंदा दफन करने की कहानी ऐसी लर्ज़ाखेज़ है कि इसे मीडिया खुद उठाएगा, मगर इससे कुछ होगा नहीं। होगा मुख्तारा माई और डॉक्टर शादिया के केस में क्या हुआ? इसके बाद भी किसी जोड़े का केस था, इन्हें बाहर भेज दिया गया। यहाँ इनकी जानों को ख़तरा था। कासू भी बाहर चला जाएगा बीवी बच्चों के साथ, लेकिन ये केस राना के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इसकी पब्लिक लाइफ के इमेज को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। शायद इसके खिलाफ मुकदमात बन जाएंगे जो कुछ अरसे बाद दब जाएंगे। हाँ, इसे जेल होगी ना फांसी, लेकिन इसकी सियासी साख कितनी ख़राब होगी। इस इलाके में इसके वोटर क्या सोचेंगे? राना को फ़िक्र लाहक होगी कि इसका वोट बैंक मुतासिर हो रहा है। ऐसा ना हुआ असम्बली में इसकी ख़ानदानी सीट ख़तरे में पड़ जाए। ऐसा कहाँ होता है राजा? हर जगह से वही लोग मुंतखब हो जाते हैं जिनका असर रसूख हो। तेरा कहना 100% दुरुस्त नहीं। 1970 के इंतखाबात में इनका सबूत है। जब बड़े बड़े बुर्ज गिर गए थे, राना अभी से ये महसूस करने लगा था कि नवाब रफ़ीक अहमद शराजी कहीं इसका सियासी हरीफ न बन जाए। अगर एक तरफ हमारे तक़ियाती मंसूबों का आगाज़ हो गया है तो दूसरी तरफ राना की बदनामी का तो इसके लिए ख़तरा बढ़ जाएगा। इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि जिनसे इसने पंगा लिया है वो मामूली हरीफ नहीं है। ताकतवर दुश्मन हो तो इसे निमटने के लिए 2 ही तरीके होते हैं, इसके वजूद को ख़त्म कर दिया जाए या इससे दुश्मनी ख़त्म कर दी जाए। पहला तरीका मुमकिन नहीं, राना दूसरा तरीका इख्तियार करने पर मजबूर होगा। देख लेना, खुदा करे ऐसा ही हो। मैंने कहा मगर इसका इन्हिसार कासू की हिम्मत पर है। वो हिम्मत करेगा, हिम्मत नहीं करेगा तो क्या करेगा? मारा जाएगा। राना के रवैये ने मुझे जितना मायूस किया था इससे ज़्यादा मुश्तिल किया था। वो हमारे साथ ऐसे पेश आ रहा था जैसे हम इसके ज़ेर दस्त हैं, और वो बहुत ज़बरदस्त। ये इसकी बेवकूफ़ी थी या इसका गरूर था कि इसने हमारे सामने ऐसी शर्त रख दी जिनको कबूल ही नहीं किया जा सकता था। अब मेरी भी दिली ख्वाहिश थी कि इसके गरूर का सर नीचा हो। हमारे दीना पहुंचने तक दोपहर होने वाली थी। बाज़ार से गुजरते हुए मैंने 2 बैंकों की ब्रांच देखी तो मुझे ख्याल आया कि हम अपनी रकम लाहौर के बैंक अकाउंट में क्यों रखें, जबकि हमारी आए दिन की ज़रूरियात के लिए दीना आसान मुसाफिर था। राजा ने मुझसे इत्तफाक किया, बैंक तो वही है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो लाहौर कराची में हो या दीना में। हर बार कैश की ज़रूरत के लिए लाहौर तक दौड़ लगाना मुश्किल होगा, ख़ुसूसन इस वक्त जब मेरे वालिदैन भी यहाँ आ जाएंगे। राजा ने कहा मेरी एक तजवीज़ है जो दर हकीकत फ़रियाल के जहन की पैदावार है। इसने शहनाज से कहा कि शहनाज ने मुझसे कहा। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या फ़रियाल ख़ुद मुझसे डिस्कस नहीं कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती थी, लेकिन एक तो वो तेरे माली मामलात में दखल देने से गुरेज़ करती है, दूसरे इसे कुछ यकीन नहीं था कि यह तजवीज़ अहमकाना नहीं है। इसने शहनाज से इसीलिए बात की कि वो अपनी राय दे। कहीं ये ना हो कि वह ख़वातीन को नाक़िसुल अक़ल करार देते हुए कहा जाए कि ये मामलात आप लोगों के समझने के नहीं हैं और हम इनका मजाक उड़ाएं। यार, हम इतने तंग नज़र या मुतअस्सिब तो नहीं हैं, मगर वो समझती है ये तमाम ख़वातीन का मुश्तरका नस्ली कॉम्प्लेक्स है कि मर्द हमें नाक़िसुल अक़ल समझते हैं। शहनाज की ताईद से फ़रियाल को इत्मीनान हुआ। शायद आजकल मैं वो ख़ुद तुझसे बात कर लेती, मगर इसे मौका नहीं मिला। शहनाज ने मुझसे बात की तो मैंने फ़ौरन कायल हो गया। ताहम इसके सामने मैंने ये एतराफ़ नहीं किया कि ये बहुत माकूल ख्याल है
इसके सामने तो मैंने वही कहा जो कहना ज़रूरी था कि तुम अपने दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर मत डालो, तुम सनफ नाजुक हो, दिमाग भी नाजुक है, कहीं नुकसान ना हो जाए। मैंने हंस के कहा, मर्दों की बालादस्ती कायम रखना भी ज़रूरी था। वो बोला, तजवीज़ यही थी कि ये रकम और इसके बाद हासिल होने वाले फ़ंड किसी के पर्सनल अकाउंट में ना हो, यानी पर्सनल अकाउंट वैसे ही चलते रहें जैसे पहले थे। तरक्याती मंसूबों के अकाउंट को अलग रखा जाए, ये ना हो कि कभी मैंने चेक काट दिया, कभी तेरे अकाउंट से ले लिया। यार, इतनी माकूल बात हमारे दिमाग को क्यों नहीं सूझी। शहनाज ने इस बात को मुझसे डिस्कस किया तो इसमें एक और मुफीद तजवीज़ शामिल थी। इसने कहा कि अलग अकाउंट को एक ऐसा टाइटल दिया जाए जो बाद में मामूल हो, मसलन सत बताई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फ़ंड। मैं तकरीबन उछल पड़ा, क्या ज़बरदस्त आइडिया है या राजा। बस यार, इस लड़की के पास एक तो बहुत मुखलिस दिल है जिसमें किसी के लिए बुराई आती ही नहीं, बस अच्छाई आती है। दूसरे, इसका दिमाग बहुत मैचिंग है, बड़ी वाज़ह सोच रखने वाला और मुतवाज़िन। मैंने कहा, यार अगर हम इस नाम से अकाउंट रखते हैं तो इससे यकीनन बहुत फ़ायदे हैं। एक तो हिसाब किताब आसान होगा और किसी कन्फ्यूजन का इम्कान बाकी नहीं रहेगा। दूसरे, इस फ़ंड का ऑडिट होगा तो रिपोर्ट हम दूसरे मालियाती इदारों के सामने रख सकेंगे। ये हो सकता है कि हमें तरक्याती मंसूबों के लिए आसान शराइत पर सरमाया फराहम हो जाए, या हमारे वेलफेयर प्रोजेक्ट को किसी आलमी इदारे या NGO से फ़ंड मिल जाए। वो किसी के पर्सनल अकाउंट में तो नहीं डाले जा सकते ना, और ना किसी फ़र्द को दिए जाएंगे। दोपहर का खाना हमने दीना के एक होटल में खाया और इसके दौरान में यही डिस्कस करते रहे। अब से चंद साल पहले दीना जैसे कस्बे में, जिसका नाम भी पाकिस्तान के दूसरे सूबों में रहने वाले नहीं जानते थे, ऐसे किसी रेस्टोरेंट का तस्वुर नामुमकिन था। लेकिन सूरत हाल तेज़ी से बदली थी। छोटे कस्बों और देहात के लोग बाहर से दौलत कमा के लाए थे तो इन्होंने अपने इलाके की तरक्की में नुमायाँ किरदार अदा किया था। स्कूल, हॉस्पिटल या मस्जिद बनाना तो ग़ारे खैर में शुमार होता है। इन्होंने माशी तरक्की और खुशहाली के मौके भी पैदा किए थे। वो दुनिया देखने के बाद अक्ल, मुशाहिदे और तजर्बे की दौलत भी साथ लाए थे। ये रेस्टोरेंट इसका सबूत था, जो किसी तरह भी किसी 5 स्टार होटल के डाइनिंग हॉल से कम न था। न सजावट के अंदाज में कोई कमी, न मेन्यू के एतबार से और सर्विस के म्यार पर। खाने के बाद हम अपनी तजवीज़ के साथ एक बैंक में गए तो इस कस्बे की ब्रांच के मैनेजर ने तारुफ के बाद हमें एक VIP जैसा ट्रीटमेंट दिया। इसने हमारी बात बड़ी पुरजोश दिलचस्पी के साथ सुनी। सर, ये तो मेरी भी खुशकिस्मती होगी अगर मुझे, मेरा मतलब है हमारे बैंक को ये मौका मिले कि हम आपके तरक्याती मंसूबों में शामिल हों। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा, आप ये अकाउंट खोल लें। देखिए, पर्सनल अकाउंट के लिए भी रेफरेंस तो होता है, अकाउंट होल्डर्स का इंट्रोडक्शन और शनाख्ती कार्ड वगैरह। इस अकाउंट की भी कुछ कानूनी ज़रूरियात हैं। राजा ने कहा, वो आप बता दें। एक तो यही कि जॉइंट अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, MD या चेयरमैन का नाम और दीगर तफसीलात। अगर डायरेक्टर्स हैं तो इनके बारे में भी मालूमात, कानूनी मशीर का नाम, ऑडिटर का नाम, ये सब चाहिए। मैंने कहा, कानूनी मशीर तो बैरिस्टर फ़ारूकी होंगे, क्या आपने इनका नाम सुना है? बिल्कुल सुना है, वो कॉर्पोरेट लॉयर हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के और मालियाती अमूर के केस लेते हैं। ऑडिटर वगैरह इन्हीं के मशवरे से मुकर्रर होंगे। ये तमाम तफसीलात आपको मुहैया कर दी जाएंगी। लेकिन अब हम क्या करें? नो प्रॉब्लम, आप अभी ये रकम पर्सनल अकाउंट में डाल दें, बाद में ट्रांसफ़र कर दें। लेकिन हम इस वक्त इंट्रोडक्शन किसका दें? एक दूसरे का। वो बोला, इसकी आप फ़िक्र ना करें, मैं कर देता हूँ, लेकिन एहतियात का तकादा यह है कि आप किसी से फ़िलहाल जिक्र ना करें। यू सी, इतनी बड़ी रकम को हम यहाँ नहीं रख सकते, इसे आप यूँ साथ लिए फिर रहे हैं, ये बहुत बड़ा रिस्क था। शाम को हमारी कैश ले जाने वाली गाड़ी आएगी, इसके बाद कोई ख़तरा नहीं। जब हम बैंक से बाहर आए तो एक बहुत बड़ा बोझ हमारे सर से उतर गया था। बैंक मैनेजर ने गलत नहीं कहा था, 3 करोड़ की कसम किसी के हिफाजती बंदोबस्त के बगैर अपने साथ रखना बहुत बड़ा ख़तरा था। हमारे इत्मीनान की बात यह थी कि इसका इल्म किसी को नहीं। इसके बावजूद GT रोड पर हमारा किसी हादसे या वारदात का शिकार हो जाना बाइद अज़ इम्कान नहीं समझा जा सकता था कि अगर ऐसा हो जाता तो हमारे सारे प्लान धरे के धरे रह जाते। चूँकि शाम करीब थी, इसलिए मैंने राजा के साथ लाहौर जाने का प्रोग्राम मज़ीद एक दिन के लिए मौखर कर दिया। राजा चाहता था कि अखबार से अपने ताल्लुक़ तो बरकरार रखे, मगर क्राइम रिपोर्टिंग छोड़ दे। हर रोज़ शहर के तमाम थानों से जराइम की सूरत हाल मालूम करना अब इसके लिए मुमकिन न था। वो चाहता था कि ये काम किसी और के सपुर्द कर दे और ख़ुद सियासी, मुआशी और माशरती मसाइल पर टाइम दे। इसके लिए वो दीगर अखबारात से भी ताल्लुक़ कायम करना रख चाहता था।